गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लोकतंत्र। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, और आज हम करेंगे लोकतंत्र के प्रकार या भेद। जैसे कि हम टॉपिक कर रहे थे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से मिलकर बना है, जो दो अक्षरों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस प्लस क्रेटिया, यानी इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? शासन करने की शक्ति। शासन करने की शक्ति। और शासन करने की शक्ति लोकतंत्र में किस पर निर्भर है? जनता में। और लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं अपन कर चुके थे। यानी लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। या हम ऐसे कह सकते हैं लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें क्या है? जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करती है राजतंत्र और अधिनायक तंत्र की तुलना में। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें क्या है? जनता की समस्याओं को सुना और देखा जाता है, और इसमें क्या है? जनता शासन करती है। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं लोकतंत्र के प्रकार या भेद। लोकतंत्र के भेद या प्रकार एक ही बात है, ठीक है? तो लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कह देते हैं। प्रतिनिधियात्मक ठीक है? यानी लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। दो, पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र लगाएंगे साथ में। छोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लोकतंत्र के भेद या प्रकार बताइए। तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष का कई बार ये दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता सीधा अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। वर्तमान में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो ये प्रकार है पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी ये संभव नहीं है क्योंकि प्राचीन समय में क्या था? यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे थे। यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे थे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या था? संभव था, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या है? लोकतंत्र का ये दूसरा प्रकार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र ही अधिक प्रचलित है। यानी इसमें जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण, क्या कहेंगे? जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता, यानी जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता को देखते हुए वर्तमान में अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र ही अधिक प्रचलन में है। यानी प्रतिनिधियात्मक का अर्थ क्या है? जनता पहले अपना प्रतिनिधि चुनती है, यानी कैंडिडेट चुनती है, उसके माध्यम से क्या है? अपना मत सरकार के सम्मुख रखती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन को जैसे हम राज्य भी कह सकते हैं, कुछ कैंटनों में अब भी वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी जनता सीधा अपना शासक चुनती है
अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि वर्तमान में अप्लाई है क्या है, क्षेत्र और जनसंख्या की विशालता के कारण जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। प्रतिनिधियों का कार्य यानी हमारी बातों को सरकार तक कौन पहुंचाता है, हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, राजनीतिक दल। यानी राजनीतिक दल क्या है, एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जनता की समस्याओं को और जनता की यानी आवाज और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, राजनीतिक दल यानी हमारे मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा लोकतंत्र के भेद कौन से थे, दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी वर्तमान में लोकतंत्र का ये दूसरा रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र ही प्रचलित है, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। यानी इस संबंध में मिल लेखक ने लिखा है, मिल के शब्दों में प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र वह होता है, प्रतिनिधित्वक यानी अप्रत्यक्ष, वह होता है जिसमें शासन की शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है और जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। एक ही बात है, यानी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है और जिन्हें क्या है, चुनाव के दौरान वह समय समय पर चुनती है। यानी इसमें क्या आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दलों में से, पार्टियों में से अपने यानी कैंडिडेट के मत में वो समर्थन करती है। ये तो हमने पढ़े मिल के कथन, और इसके साथ ही हम हंसा, पहले हमने पढ़ा मिल के शब्दों में हमने क्या पढ़ा कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। सेम वही जो पहले मैंने बताई, वही मिल के शब्दों में बात रिपीट होगी। फिर दूसरी परिभाषा हम करेंगे हंसा राइटर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। यानी क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, सर्वोच्च कौन होगा, सर्वोच्च सत्तावान जनता। यानी इसमें सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी, जनता के पास। तो हम हंसा की परिभाषा में यानी ऐसे लिखेंगे कोटेशन में, यानी इसमें शासन कौन करती है, सर्वोच्च सत्तावान जनता शासन करती है। इस प्रकार लोकतंत्र के दूसरा जो प्रकार था अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक में हमने दो परिभाषाएं पढ़ी, मिल की और हंसा की। इस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक या शासन व्यवस्था क्या होती है। ये आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर करना होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में सीधा ही आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ऐसे ही बोला जाएगा। और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे संसदात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हो, इसके कार्य बताइए या इसके गुण दोष बताइए। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं और गुण दोष बतलाइए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये आपके थर्ड ईयर तक साथ में चलेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था, नेक्स्ट ईयर आपके सीधे आएंगे, यानी ब्रिटेन में कौन सी शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था डिटेल में पढ़ी होगी, तो सेकंड ईयर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अध्यक्षात्मक दूसरी, शासन व्यवस्था पहले हम पढ़ेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सरकार के तीनों अंग कौन कौन से मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले लेक्चर में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों क्या है, मिलकर कार्य करती हैं। और दूसरी संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होगी कि कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और
वास्तविक, जैसे इसका उदाहरण हम देंगे भारत और ब्रिटेन। भारत में जैसे राष्ट्रपति को सारी शक्तियां प्राप्त होती है संवैधानिक तौर पर, लेकिन वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और तीसरी विशेषता ये है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में घनिष्ठ संबंध होने के साथ ही कार्यपालिका किसमें से ली जाती है? व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है, और इसका निर्णय यानी बहुमत के आधार पर होता है। फिर हम आते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पृथक पृथक कार्य करते हैं, और इसका उदाहरण है अमेरिका। और इससे क्या है? ये पृथक्करण का सिद्धांत उन्होंने मॉन्टेस्क्यू से लिया, जो कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रणेता थे। इसके साथ ही हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? सरकार के तीनों अंग क्या है? मिलकर कार्य करते हैं। और इसके साथ ही यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में से नहीं ली जाती, और कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति अकेले नाममात्र का और वास्तविक कार्यपालिका होती है, वहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। अब हम आते हैं आगे संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भी कर सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा। अध्यक्षात्मक में क्या आएगा? यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव करती है। जैसा कि आप निर्वाचक मंडल सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव उसमें आएगा निर्वाचक मंडल और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। ये तो हमने प्रकार पढ़े, अब हम आगे करेंगे लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है हमारी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें भी हम पढ़ेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किस प्रकार कार्य करता है, और राजतंत्र अधिनायक तंत्र की तुलना में यानी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में यानी हम लिखेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र किस प्रकार कार्य करता है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किस प्रकार कार्य करता है। लोकतंत्रात्मक शासन की विशेषताएं। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि राजतंत्र अधिनायक तंत्र, जो कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि राजतंत्र में क्या है? राजा का शासन होता है। अधिनायक तंत्र में क्या है? एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। लोकतंत्र में ही जनता क्या होती है? प्रभुसत्तावान होती है। लोकतंत्र में ये चीज ध्यान रखना, जनता प्रभुसत्तावान होती है, यानी जनता शासन करती है। तो इसमें हम कहेंगे कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र की तुलना में यानी क्या है? लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और क्या है? लोकतंत्र में भी क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपना लिए जाने के कारण यानी लोकतंत्र ही व्यवहार में अधिक अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें समस्त जनता की मांग को सरकार के सम्मुख रखा जाता है। एक व्यक्ति या वर्ग विशेष या एक समूह विशेष के हितों की ही पूर्ति नहीं होती, बल्कि समस्त जनता के हितों की पूर्ति होती है। सबसे पहली हम विशेषताएं करते हैं लोक प्रभुता में विश्वास। पहली कौन सी है? लोक प्रभुता में विश्वास।
लोक का अर्थ हो गया जनता, प्रभुत्व यानी सत्ता किसमें निवास करती है ना। प्रभुत्व का मतलब होता है शक्ति किसमें समाहित है, लोकतंत्र में किसमें समाहित है, जनता में। राजतंत्र में किसमें समाहित है, राजा में। और अधिनायक तंत्र में क्या है, कुछ व्यक्तियों या कुछ वर्ग विशेष के व्यक्तियों में। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो क्या है लोकतंत्र, क्या है इसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि लोकतंत्र जनता की यानी प्रभुसत्ता में विश्वास करता है। इसमें क्या है, जनता अपना मत रखती है और इसके साथ ही शासन सत्ता अंतिम रूप से किसमें निवास करती है, जनता में निवास करती है। तथा लोक प्रभुत्व की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुत्व की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यानी क्या है, अंतिम निर्णायक स्थिति किसमें निहित होती है, लोकतंत्र में। जनता में जनता क्या होती है, प्रभुसत्तावान होती है और क्या है, जनता ही शासन करती है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अगर वो उनके हित में कार्य नहीं करते तो उन्हें सत्ता से यानी उन्हें उनके पद से हटा भी सकती है। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। लोकप्रिय यानी कैसे प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है, लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। इसमें हम क्या कहेंगे, यानी क्या है, लोकतंत्र में क्या है, नियमित रूप से चुनाव होते हैं। और क्या है, इसके साथ ही यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण या विशेषता यह मानी जाती है कि शासक वर्ग समस्त व्यस्त जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। यानी इसमें हम ये बात ध्यान देंगे कि शासक समस्त जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है। के लिए निर्वाचित होता है। तो ये हो गया लोकप्रिय, यानी इसमें जनता भाग लेती है और एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। तो ये लोक प्रभुत्व का ही पहला पॉइंट है, लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। यानी नियमित रूप से चुनाव होते हैं, यानी व्यस्त मताधिकार के आधार पर, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको क्या है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और वोट डालने का अधिकार है। इसके साथ ही यानी चुनाव का विश्वास प्राप्त करने के साधन है। यानी क्या है, चुनाव क्या है, लोकप्रिय और नियतकालीन यानी नियम से चुनाव होने का एक कारण यह भी है कि इससे उनको जनता की सहमति प्राप्त होती रहती है, यानी विश्वास प्राप्त होता रहता है। और इसके साथ ही शासक वर्ग द्वारा चुनाव को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। यानी इसमें एक बात हम ये भी जोड़ेंगे भी, क्या है, शासकों द्वारा क्या है, किसी भी यानी चुनाव को टालने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। तो लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव में हम एक पॉइंट यही रखेंगे कि नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। और क्या है, इसके चुनाव का कार्य कौन करती है, यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर करती है। दूसरा हम इसके साथ ही क्या पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट लोकप्रिय नियंत्रण। लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय यानी जनता का क्या होता है, नियंत्रण होता है। इसमें हम लिखेंगे कि न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। और जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह नियंत्रण प्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जाता है। यानी क्या है, जनता का शासन पर नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, परोक्ष रूप से या सैद्धांतिक रूप से नहीं होना चाहिए। और क्या है, नियतकालीन चुनाव द्वारा क्या है, जनता क्या है, शासक पर नियंत्रण स्थापित करती है। और अगर उन्हें लगता है कि जनता उनके हित में कार्य नहीं कर रहा या क्या है, शासक उनका पद क्या है, भ्रष्टाचारी से लिप्त हो गया है, तो आने वाले चुनाव में वो उसको
नहीं डालेगी। इसके साथ ही हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। सेम है, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। यानी क्या है, ये लोकप्रभुता का ही तीसरा पॉइंट है। यानी क्या है, लोकप्रिय प्रभाव। यानी क्या है, अगर क्या है आपका जो कैंडिडेट है या प्रतिनिधि है वो चमत्कारी या प्रभावशाली नेतृत्व वाला है, तो आने वाले समय में जनता उसके पक्ष में ही मतदान करेगी। जैसे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर प्रभाव बना रहे। यानी क्या है, ऐसी व्यवस्था यानी कि जो शासक वर्ग है हमारा, जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना गया है, उस पर जनता का प्रभाव बना रहे। यानी क्या है, इसमें जनता शासन करती है और इसके साथ ही यानी ये लोक प्रभुता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि शासक को की आलोचना करने का अधिकार और नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। यानी इसके लिए क्या है, जनता को क्या है, साथ में शासक की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकारों का उपभोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तभी हम ये लोकतंत्र का सही रूप हमारे सामने आएगा। और इसके साधन है नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। हमें प्राप्त करने के जो साधन है उनमें आएंगे प्रेस, रेडियो और टेलीविजन, जिनके माध्यम से जनता को समय समय पर अवगत कराया जाता है। क्या है, प्रेस यानी न्यूज़पेपर, रेडियो और क्या है, टेलीविजन। आजकल तो मोबाइल पे भी, एंड्रॉइड मोबाइल पे भी न्यूज आती रहती है। ठीक है, मिस यूज मत किया करो, उसका यूज किया करो। तो प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से क्या है, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है और अपने अधिकारों और अपनी मांगों को से शासक को अवगत कराती रहती है। और शासक वर्ग निरंतर संपर्क की स्थिति में विद्यमान रहता है और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। यानी क्या है, उत्तरदायी का अर्थ क्या है, अगर क्या है शासक, यूं कहेंगे अपन इसको, जनता के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी क्या है, जनता को उसके अधिकारों की स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक समानता की स्थिति प्राप्त हो, इसके लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। कि इसमें क्या है, अगर वह जनता के हितों की पूर्ति नहीं करता तो क्या है, आने वाले समय में वो उसको अपना मत नहीं देगी। ये तो हमारे आगे पॉइंट हुए लोकतंत्रात्मक शासन की विशेषताएं। पहली में हम लोक प्रभुता में विश्वास, इसके हमने 3 पॉइंट पढ़े, लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। दूसरा हमने पढ़ा लोकप्रिय नियंत्रण और तीसरा हमने पढ़ा लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायी जनता। अब इसके नाम आगे हम लोकतंत्रात्मक शासन की दूसरी विशेषताएं करेंगे। दूसरी विशेषता हमारी क्या होगी, राजनीतिक और नागरिक समानता। राजनीतिक और नागरिक समानता। यानी दूसरा लोकतंत्रात्मक शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ समानता क्या है, लोकतंत्र का मूल आधार है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, समानता लोकतंत्र का मूल आधार है।
पर ही समस्त समानता पर ही समस्त लोकतंत्र टिका हुआ है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए, जो कि ना कि किस जाति का है, धर्म का है, स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है। यानी समानता लोकतंत्र की प्रमुख आधारशिला है। समानता के बिना लोकतंत्र अधूरा है और लोकतंत्र के बिना समानता संभव नहीं हो सकती। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि राजनीतिक शक्ति भी समान प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी राजनीतिक समानता के लिए क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी क्या है? समानता को प्राप्त करने के लिए इसके बाद हम आते हैं राजनीतिक समानता। यानी राजनीतिक समानता को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? वयस्क मताधिकार। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक निर्धारित आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यानी वोट डालने से या कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने यानी निर्वाचित करने और निर्वाचित होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हमारी निर्धारित आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? वोट डालने का अधिकार है। और दूसरा यानी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, उस पर आयु को निर्धारित करते हुए किसी के साथ असमानता पर आधारित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता, अपन सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, राजनीतिक और नागरिक समानता को आगे से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य बनाया जाने लगा। यानी वर्तमान में क्या है? नागरिक समानता में भी क्या है? आर्थिक समानता का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक समानता यानी क्या है? व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान सरकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया करवाएगी। यानी क्या है? नागरिक समानता के साथ ही आर्थिक समानता को भी इसमें स्थान दिया जाने लगा और समाज में धर्म, जाति, वर्ण और सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता वाले धन संपदा के बल पर दूसरे का प्रयोग कर सके, ऐसे सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी क्या है? सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सके, इसके लिए उन्हें आर्थिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में ही ले लेते हैं कि एक निर्धारित और निश्चित यानी मेरिट में आने के पश्चात यानी एक निर्धारित अंक को प्राप्त करने के पश्चात उसकी नियुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार हमने आज लोकतंत्रात्मक शासन का के भेद किए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसमें हमने परिभाषाएं की, मिल्की और हर्मशा की। उसके पश्चात हमने लोकतंत्रात्मक शासन की विशेषताएं की। पहली विशेषताओं में लोक प्रभुत्व में विश्वास में हमने 3 पॉइंट पढ़े। उसके पश्चात हमने दूसरी विशेषता पढ़ी राजनीतिक और नागरिक समानता, इसमें हमने आर्थिक समानता पढ़ी और नेक्स्ट के पॉइंट हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।